नमस्कार दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को देखें, लाइक करें और दोस्तों के बीच में इसे साझा करें। हमारे देश में जो कुछ घट रहा है उस पर नज़र बनाए रखें। देखिए, पश्चिम बंगाल हो या पूरा देश हो, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। खास करके जिस प्रकार से सांप्रदायिक तनाव की बात हो रही है, हमारे समाज में सांप्रदायिकता की समस्या को जिस ढंग से उभारा जा रहा है, पर हम सबकी चिंता का विषय होना चाहिए। अभी पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है, वक्फ संशोधन को लेकर के पूरे राज्य में काफी उथल-पुथल मचाने की कोशिश की गई, अभी भी जारी है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन जो कुछ हुआ वह बहुत ही निंदनीय है। और उससे भी निंदनीय है उस पर जो हमारी जो राजनीतिक दल है, जो नेता हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है। देखिए, ये बात कैसे शुरू हुई, इस समय में यह जानना तो महत्वपूर्ण है ही, और हर किसी की उत्सुकता बनी हुई है कि यह कैसे इस तरह की घटनाएं शुरू हुई, इतनी भयावह घटनाएं शुरू हो गई। इसको जानने की जरूरत तो है, इसके पीछे कौन से लोग सक्रिय हैं। निश्चित रूप से इसमें लोगों की दिलचस्पी है, लेकिन इस समय में तो देखना इस बात पर होगा कि इससे राजनीतिक लाभ बटोरने की कोशिश कौन लोग कर रहे हैं। यानी कि इस तरह की घटनाओं के राजनीतिक लाभार्थी कौन लोग हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में भी जिस ढंग से हुआ, संसद में दिए गए एक बयान को लेकर के संसद के बाहर राम जी लाल सुमन के यहाँ जिस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश की गई, लोग हथियारों से लैस होकर के वहां पर आंदोलन करने लगे। अब आंदोलन क्या कहेंगे इसे, ये आंदोलन तो था नहीं कोई, ये कानून और व्यवस्था का भी मामला नहीं है। ये मामला शुद्ध रूप से एक राजनीतिक तौर पर यह मामला खड़ा किया गया। संसद में कही गई कोई बात उचित है, अनुचित है, इस पर क्या न्यायिक कार्रवाई हो सकती है, क्या वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, इसके लिए तो हमारे पीठासीन अधिकारी वहां अधिकृत हैं और सक्षम हैं। ऐसा नहीं कि वे सक्षम नहीं है। तो उसको लेकर के संसद में कही गई बात को लेकर के संसद के बाहर इस तरह से हंगामा खड़ा करने का मकसद क्या हो सकता है। अभी पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसके जो राजनीतिक जो इसकी पहलकदमी हो रही है, अब उसमें धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग कूद पड़े। अब वे, उनका बयान ऐसे मीडिया में चल रहा है, देखने में आया कि वे कहते हैं कि ऐसे हिंदू राष्ट्र ऐसे कायम नहीं होगा। घर घर से हिंदू लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री के रूप में काम करना होगा। यानी कि एक सीधा सीधी भड़कावे की बात है। वे कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र ऐसे कायम नहीं होगा। तो क्या इस दंगे का मकसद हिंदू राष्ट्र कायम करना है? तो क्या मुस्लिम समुदाय जिस पर इतना आरोप मढ़ दिया जा रहा है कि उन्होंने अहिंसा किया या उन्होंने वक्फ बिल संशोधन के विरोध में अराजक स्थिति पैदा की, तो क्या वे हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? अद्भुत स्थिति है। धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। वे जहां कहीं भी हों, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उन्हें इस तरह की कार्रवाइयों में हिंदू राष्ट्र बनता हुआ दिखता है। इसे शासन प्रशासन क्या गंभीरता से ले या नहीं ले, तो उनका निर्णय है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक लोग जाकर के उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, वह तो और भी भयावह है। कुल मिलाकर के ये जमा ऐसी बनी हुई है कि जिसका घर जला, जो लोग मारे गए, उनके दिल पर क्या बीतता होगा, यह तो समझने की बात है। खुद शीर्षस्थ रूप से खुद प्रधानमंत्री और भी कई लोग जब राजनीतिक तुष्टीकरण का आरोप कांग्रेस पर लगाते हैं, तो उनकी समझ में यह नहीं आता है कि राजनीतिक तुष्टीकरण का आरोप लगा करके हम राजनीतिक या सामाजिक दुष्टीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा देते हैं। क्या सचमुच वे अनजाने में ऐसा करते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। देखिए, यह सच है कि देश का विभाजन हुआ, देश में विभिन्न समुदाय के लोग हैं और विभिन्न समुदायों के लोग आपस में जब एक जगह रहते हैं
तो उनमें कुछ रसाकसी तो होती ही है, चलती ही रहती है। अब भारत की बनावट जिस ढंग की है, तो भारत की बनावट में तो एक इसका स्वरूप बहुलात्मक है। भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, ये बार-बार कहा जाता है। तो इसकी बहुलात्मकता की, इसकी विविधता में कुछ तनाव भी होते हैं, तो उनके बीच में विभिन्न सामाजिक जो हमारे संगठन हैं, समूह हैं, उनके बीच में एक सामाजिक संतुलन की भी ज़रूरत होती है। उस ज़रूरत के लिए विभिन्न प्रकार के समझौतों की भी ज़रूरत होती है। लेकिन उन समझौतों को मानने का, उसको उसका पालन करने का दायित्व हर किसी का होता है कि उसको उसका पालन करे और समाज में टकराव कम से कम हो। क्या चाहा था बाबा साहब ने और हमारे संविधान निर्माताओं ने, हमारे पुरखों ने, स्वतंत्रता आंदोलन के सिपाहियों ने? यही तो चाहा था कि भारत में कोई भारी उथल-पुथल हुए बिना एक सामाजिक परिवर्तन हो जाए। इसलिए 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश हुआ, आज़ाद हुआ और जब संविधान हमने लागू कर लिया आज़ाद देश का, तो हमसे ये उम्मीद की गई कि हम उन तमाम पिछली बातों को, पिछले ज़ख्मों को अब नहीं उभारेंगे, बल्कि आगे बढ़ेंगे। देखिए, टकराव के मुद्दे यहाँ पर सिर्फ हिंदू-मुसलमान के रिश्तों के बीच में नहीं है। हिंदू-मुसलमान के रिश्ते बहुत ढंग के यहाँ पर रहे हैं, गंगा-जमुनी संस्कृति भी रही है। 1857 भी हम लोगों ने देखा है, जहाँ हिंदू-मुसलमान मिलकर के आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत कर रहे थे। तो उसको, लेकिन अगर उसमें बार-बार किसी भी परिवार में ही हो या कहीं भी हो, अगर बार-बार बाहरी तत्व आकर के उसमें छेड़छाड़ करेंगे, तो उस तनाव को अगर और चोटिल बनाएँगे और गंभीरता से उस पर आघात करेंगे, तो स्थिति तनावपूर्ण तो हो ही जाती है। लेकिन तनाव का क्षेत्र सिर्फ हिंदू-मुसलमान नहीं है, हमारे यहाँ भाषा को लेकर के भी है। भाषा के प्रति भी आग्रह जो एक सीमा से आगे बढ़ कर के, उसमें भी एक तनाव उत्पन्न हो जाता है। हम देख ही रहे हैं, जो हिंदी और तमिल आदि को लेकर के जिस ढंग की बातें हुई, और उसका असर पूरे भारत पर पड़ता है। जो प्रदेश हिंदी भाषी हैं, वहाँ इसका असर पता नहीं चलता है, लेकिन जो जिन्हें अहिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं या गैर हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं, वहाँ पर इसका असर ज़्यादा होता है। तो भाषा को भी बनाया जा रहा है और समुदायों को भी बनाया जा रहा है। जिस प्रकार से दलित समाज के लोगों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, कुछ थोड़े से लोग संगठित होकर के एकदम आक्रामक मुद्रा में आ जाते हैं और हमारा शासन प्रशासन खामोश होकर के देखता रहता है, या जो करना चाहिए वह पर्याप्त रूप से नहीं करता है। तो स्थिति तो भयावह निश्चित रूप से बढ़ रहा है। अब इसमें हो ये रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे पुरखों ने अपनी सामाजिक समस्याओं का समाधान, हमारे जो समुदायों के बीच के आपस के जो संबंधों की सीमाएं हैं, उसको संविधान की धाराओं के आधार पर तय करने की बात सोची थी और वे इसके लिए उन्होंने पर्याप्त प्रावधान संविधान में किए। हमारे पास सक्षम न्यायालय हैं। ठीक है, हम कभी भी न्यायालय की निर्णयों से सहमत असहमत होते रहते हैं, वो हमारा नागरिक अधिकार है। लेकिन मोटे तौर पर यह मानना कि भारत में न्यायिक स्वतंत्रता की स्थिति नहीं है, गलत है। भारत में न्यायिक स्वतंत्रता की स्थिति है और हमारे न्यायालय इसमें सक्षम है कि लोगों को न्याय प्रदान कर सकें। संपूर्ण रूप से न्यायनिष्ठ समाज सिर्फ यूटोपिया ही हो सकता है, क्योंकि न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं होते, हमारे दैनंदिन के व्यवहार में, आचरण में भी न्याय होते हैं। तो इसलिए यह कहना कि हमारे पास जो है सो न्याय तंत्र कमजोर हो गया है या काम का नहीं है, यह सही नहीं है। हमारे न्यायालय काफी भरोसेमंद है और हमने उन पर भरोसा किया है और अब तक देश चलता आया है। तो ये मामला न्यायालय में भी है, वक्त का मामला। ठीक है कि इस जनता ने, इस देश की जनता ने हमेशा न्यायिक अदालत से आने वाले फैसले का सम्मान किया है, चाहे वह अयोध्या का मामला हो। भले ही बाद में यह कह दिया गया हो कि प्रार्थना से प्रेरणा लेकर के वह फैसला लिखा गया था, या उस फैसले में उसका कुछ अंश था, कुछ आग्रह पूर्वग्रह रहे हों तो रहे हों, लेकिन जब एक बार न्यायालय के से फैसला हो गया तो सभी लोगों ने उसे मान लिया और उस पर लोगों ने कोई आगे बहुत बहस नहीं की, उस पर कोई सामाजिक तनाव उत्पन्न नहीं हुआ। वैचारिक बौद्धिक बातें तो होती ही रहती है। मैं ये कह रहा हूं कि न्यायालय पर जो भरोसा, अभी ये मामला न्यायालय के अधीन है कि जिस ढंग से वक्त संशोधन बिल पारित किया गया है तो उस पर विचार हो रहा है। अब इसको लेकर के इतना आक्रामक बनना और यह मानकर चलना कि ये आक्रामकता सिर्फ उन लोगों की तरफ से है जिनका
वक्फ बिल संशोधन पास होने से जिनके हित पर आघात पड़ेगा या जिनके भीतर में कोई असर पड़ने जा रहा है, सिर्फ उन्हीं लोगों के माध्यम से ऐसा हो रहा है, यह बिल्कुल नहीं है। इस मामले में इसके दूसरे मामले हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि संसद में की गई कार्रवाइयों को बाहर में ले आकर के सड़क पर लेने की जो प्रवृत्ति है, वह तो यही बताती है कि हमारे पुरखों ने जो संवैधानिक माध्यम से संसदीय परंपराओं के अनुरूप संसद के माध्यम से जिन समस्याओं का हल निकालना चाहा था और भरोसा किया था कि इन समस्याओं का हल हमें ऐसे निकालना है, उस पर बात नहीं हो रही, उस पर लोग नहीं टिक पा रहे हैं। इस समय की जो सत्ताधारी जो समूह है, जो सत्ताधारी दल हैं, वे बार-बार जिस बात को संसद से हल होना चाहिए, जिस बात का निदान हमारी लोकतांत्रिक प्रावधानों से होना चाहिए, लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं से होना चाहिए, उन बातों को लेकर के भीड़ के दबाव से उन बातों को तय करने की कोशिश लगातार की जा रही है। यह ठीक है कि थोड़े से संगठित लोग अब बहुत सारे असंगठित लोगों को प्रभावित कर देते हैं और यह देखने में आता है, ये दैनंदिन जीवन के अनुभव का हिस्सा है। लेकिन यह कोशिश की जानी चाहिए कि हर हाल में समाज में शांति बहाल रहे। रोजी रोजगार का मामला अलग है। अभी देखिए दूसरे भी और भी कई मामले हैं। अभी तो तुरंत बाबा साहब का जन्मदिन कल ही तो गया है और कल ही उनका जन्मदिन था और उनको याद किया गया। बाबा साहब ने सिर्फ संविधान या के गठन में, संविधान के प्रारूप रूपरेखा बनाने में या संविधान बनाने में ही भूमिका अदा नहीं की। बाबा साहब ने भारतीय रिजर्व बैंक के गठन में जो उनकी सकारात्मक भूमिका रही है और भारत के वित्तीय नियमन में के आधार प्रदान करने में जो उनकी भूमिका रही है, उसे भी याद किया जाना चाहिए। बाबा साहब का व्यक्तित्व बहुआयामी था। लेकिन आज जब हम बार-बार बाबा साहब की बात करते हैं और सभी दल कर रहे हैं, वहां जाके नमो नमः करते हैं और संसद में कुछ और कहते हैं, लेकिन उनके सम्मान का मतलब तो सामाजिक समूह का सम्मान करना है ना, जिस समाज समूह के लिए बाबा साहब अधिक चिंतित थे। तो कुल मिलाकर के नतीजा यह है कि इस प्रकार की जो अशांति फैलाई जा रही है चारों तरफ से, इस पर नागरिक समाज को गंभीरता पूर्वक विचार करना ही होगा, क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक संघात के बहुत सारे फॉल्ट लाइन हैं और अगर सत्ता का रुझान सामाजिक समस्याओं के समाधान की तरफ न होकर के सामाजिक समस्याओं को और भड़का करके उस पर राजनीतिक रोटी सेकने की अगर प्रवृत्ति सत्ता में है, तो यह बहुत ही भयानक है और ऐसा बार बार हो रहा है। और इस बार बार होने से जो भारत के स्वरूप पर जो अंतर आएगा वह बहुत ही भयावह होगा। वैसी आकांक्षा तो हम लोगों के मन में हमारे पुरखों ने नहीं की थी। हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। अभी बिहार में चुनाव है, चुनाव को लेकर के आज कांग्रेस और महागठबंधन में बैठक है। नीतीश कुमार जी हैं जो एनडीए के, वे भी अपने ढंग से सक्रिय हैं। चुनाव तो देश में आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन देश तो रहेगा। चुनाव जीतने के लिए यहाँ इस तरह का वातावरण बनाया जा रहा है। कई बार लगता है कि देश के दूसरे हिस्सों में जो ऑप्टिक्स तैयार किया जा रहा है, जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, तो इन तरह की घटनाओं के प्रभाव को आज के डिजिटल युग में बहुत आसानी से अब यहाँ से वहां अंतरित कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है और यहाँ घटी घटनाओं से वहां माहौल बनता बिगड़ता रहता है। तो नागरिक समाज को इस पर सोचना चाहिए और भी जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं समाज के, उनको आगे आकर के इस पर बात करनी चाहिए। इस समस्या का हल निकलना चाहिए। मैं नहीं जानता या हम में से हम लोग नहीं जानते हैं, ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स या डिपार्टमेंट के का काम है कि वे इस बात का तहकीकात करें। आज पश्चिम बंगाल में पहला वैशाख का दिन है। आज के दिन को लोग शुभ नववर्ष के रूप में मनाते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं और उसमें कोई जाति धर्म या बाहर भीतर का कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोग उसको मनाते हैं और इसको एक शुभ दिन के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसी परंपरा रही है। तो पहला वैशाख में अगर लोग घर से बाहर निकलने को मजबूर हो रहे हैं, ठीक है, प्रशासन ने व्यवस्था की है, लोग वापस भी आ रहे हैं, यह प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया को जिस ढंग से शुरू किया जाता है, पूरे देश में जो माहौल बनाया जाता है, इससे जो तुष्टिकरण का आरोप बार बार लगाते हैं, यह तुष्टिकरण नहीं है। ये सामाजिक शांति के लिए आपस में जो समझौते होते हैं, जो संबंधों की सीमा बनाई जाती है, जो हितों के टकराव को रोकने के लिए हितों को व्याख्यायित किया जाता है, सामाजिक संतुलन को हासिल करने के लिए जितने सारे राजनीतिक प्रयास किए गए हैं, उन सबको अगर आप या कोई भी शक्ति
अगर वे तुष्टिकरण कह के राजनीति का तुष्टिकरण अगर वो करते हैं तो इसका असर चुनाव पर जो हो, देश पर इसका असर बहुत बुरा पड़ता है और जाहिर है यह असर नहीं पड़ना चाहिए। आपसे अपील है कि आप सभी इन तमाम मुद्दों पर सोचें और देश में जो चारों तरफ घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं में के भीतर जो एक पैटर्न छिपा हुआ है, जो उसकी एक प्रवृत्ति जो उसमें है, उस प्रवृत्ति को पहचानने की कोशिश करें और अपना मत निश्चित रूप से बनाएं और अपने मित्रों से भी इन बातों को साझा करें और उनसे भी कहें कि वे भी अपना मत बनाएं कि भारत के हित में क्या है, भारत क्या है, विविधताओं से भरे इस देश की जो बहुलात्मक संरचना है उसको बचाने में किस प्रकार से हमारे राजनीतिक दल कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, कि किसकी क्या मंशा है, इसकी परीक्षा लगातार नागरिकों को ही करनी होगी और नागरिकों के पास तो एक ही शक्ति है और वह शक्ति है जो चुनाव के समय में जिस चुनाव को लेकर के इतने सारे झमेले खड़े किए जा रहे हैं, उस चुनाव के समय में हमें अपना निर्णय बहुत सावधानी पूर्वक देना होगा और यही सबसे अपील है कि इस समय में आपके राजनीतिक लाभ चाहे जो भी हों, पश्चिम बंगाल या देश में शांति का माहौल, पूरे देश में शांति का माहौल बनाए रख करके भी आप अपना काम कर सकते हैं। राजनीति इसलिए है कि देश में शांति हो, राजनीति इसलिए नहीं है कि देश को अशांत कर दिया जाए। आज तो इतना ही। नमस्कार, बातें फिर होंगी, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इसे साझा करें, दोस्तों तक पहुंचाएं और एक विचार प्रक्रिया की शुरुआत करें। जी बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।